मुबैना वंडर बॉय का सिन और हकीकत पसंदाना सिन और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तजिए तक। वंडर बॉय के मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन कहा यह जाता है कि बिलावल भुट्टो ज़दाई साहब के हवाले से ये कहा गया है। उन्होंने इस्लामाबाद में ऐवान सदर में अपनी सिंध की हुकूमत के हवाले से बहुत अच्छी उन्होंने दावे किए कि सिंध हुकूमत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रही है और हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे काम कर रही है। बहुत से सहाफ़ी वहाँ पे ऐवान सदर में बैठे हुए थे, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी बैठे हुए थे, कुछ जो थे जमाइयाँ भी ले रहे थे। बिलावल साहब की अंग्रेज़ी में तकरीर बहुत मुतासिर कुन तकरीर थी, ऐसी तकरीर थी कि लगता था कि वाकई सिंध के अंदर बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। लेकिन हफ्ते के रोज एक अंदरनाक वाक़या पेश आया और अब तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि कितनी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। अल्लाह तमाम फैमिलीज को उनको जो है सब्र जमील अता फरमाए। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैंने हमेशा कराची के लिए आवाज़ उठाई है इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट इंसिडेंट एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट इंसिडेंट। अब तक की इत्तला यह है कि 23 से 24 हलाकतें हो चुकी हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। गुल प्लाजा ट्रेजेडी जो कि एक सेंटर था जहां पे तमाम आप और हम, हमारी यादें भी है, वहां पे जाके हमने शॉपिंग्स की हैं। इनफैक्ट 2 महीने पहले मैंने वहां से शॉपिंग की थी। और आप पूरा कराची, वहां पे बहुत से जो मिडिल क्लास लोग हैं जो जाते हैं, जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वहां पे मुनासिब कीमतों पे चीजें मिल जाया करती थी। हफ्ते के रोज 10:15 बजे वहां पे आग लगती है। हुकूमत सिंध ये दावा करती है कि 15 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पे पहुंच गई थी, लेकिन जो लोग ऑन ग्राउंड है उनका यह दावा है कि नहीं, 1 घंटा लगा। अच्छा, एमए जिना रोड पर वो सेंटर मौजूद है और एमए जिना रोड का आपको हाल मालूम है, बीआईटी की वजह से, ग्रीन लाइन की वजह से वहां पे खड्डे हैं, ट्रैफिक का मसला है। सोचिए इस चीजों को, हम इन चीजों को उस वक्त तसव्वुर नहीं करते, लेकिन जब कोई सानिया हो जाता है, काश अगर, क्योंकि इस चीज के बारे में खुद सिंध हुकूमत कह रही है कि अगर रोड सही होती तो शायद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो जल्दी आ सकती थी। और फिर सोने पर सुहागा ये कि पानी नहीं था फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास। ये दैट शोज के कितनी इनएफिशिएंट हुकूमत सिंध हुकूमत बन चुकी है। और आज शहरी रहमान साहिबा सेनेट के अंदर तकरीर कर रही थी, उन्होंने फरमाया था कि पॉलिटिसाइज नहीं करें इस सारे मामले को। हम पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहते, लेकिन 18 साल से आपकी यहाँ पे हुकूमतें हैं। छोड़ दीजिए अंदर क्या मामला था, 1200 की गुंजाइश थी दुकान की या नहीं थी, वो एक अलग मामला है। लेकिन एक सवाल जो सिंध हुकूमत से, जो कि ये फायर, आपको मालूम है कोई जंगी हालात हो जाए और अगर ये सारा निजाम बैठ जाए, आपके पास कोई इवैक्यूएशन स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास फायर जलाने के लिए या फायर को जो है बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो क्या आप लड़ाई, मतलब कराची के हवाले से अब ये एक तरह से ये एक नौहा बन चुका है जो कभी खत्म नहीं होता जा रहा। तो बहुत से हवालों से कहा जा रहा है और कि नाकामी हुई फायर ब्रिगेड के स्टाफ को और उन्होंने आग बुझाने में 24 घंटे उनको लगे। 24 घंटों में जो हमारे फायर ब्रिगेड के जो लोग थे उनमें से एक की जो है वो उसमें शहादत भी हुई है। लेकिन बहरहाल दुआ यही है कि परवरदिगार से दुआ यही है कि इस मसले का हल निकले। और मसले का हल ऐसा हो सकता है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब ने वहां बैठे हुए थे, उन्होंने एक चीज का अलबत्ता इकरार कर लिया, जो जितने भी लोग इस कमरे में मतलब है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इस वाक़े में। वहां पे ताजिर बरादरी के लोग भी थे, वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का ऐलान तो कर दिया है कि जो लवाहिकीन है उनको दिया जाएगा, और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया गुल प्लाजा को तामीर किया जाएगा। लेकिन उससे कोई ये पूछना चाहेगा कि इस तरह के वाकयात सब छोड़ दीजिए, फायर ब्रिगेड के निज़ाम को चलाने के लिए इत्तला ये है, 1 महीने पहले, इसी वाक़े से 1 महीने पहले सिंध असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन आती है फायर ब्रिगेड के हवाले से, जिसमें जो रेजोल्यूशन पेश करती है खातून जो एमक्यूएम से उनका ताल्लुक था, उन्होंने कहा था कि 20 फायर ब्रिगेड्स हैं इस वक्त, 20 स्टेशन हैं, बल्कि 20 स्टेशन की उन्होंने बात की थी। उन्होंने 200 स्टेशन होने चाहिए और 700 के करीब इस वक्त स्टाफ है उनके अंदर। उनके बकौल इस स्टाफ को कम से कम 34,000 होना चाहिए, जिस पर तमाम पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी तरीके से सब ने मुतफ़िक़ा करारदाद पेश की। लेकिन 1 महीने बाद ये वाक़या पेश आ गया है, कुछ तब्दील नहीं हो रहा है। इस हवाले से आज हमारे साथ 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है कादिर मंदू खैर साहब, उनके साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की रहनुमा है फौजिया हमीद साहिबा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जमील प्राजर साहब, ये ताजुर रहनुमा है। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम सियासत, बहुत से लोग सियासत आपके बकौल कर रहे होंगे इस मामले पे, ठीक है, मेयर साहब वहां पे पहुंचे, उन्होंने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरा गिरबान हाजिर है। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने भी ये बात कर दी है कि हम जो है कॉम्पनसेशन करेंगे। ये कॉम्पनसेशन से आगे की बात है, ये गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज हैं आपकी हुकूमत के। बहुत शुक्रिया। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक एक सानिया एक मरतबा फिर हुआ है कराची में, और मैं ये समझ रहा हूँ कि पहले ही वज़ीर आला कह चुका है और हम सब कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, और बिल्कुल हमें उन अदारों को, उनके अफसरान को उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जहाँ सिंध हुकूमत है, जहाँ मेयर है,
वहाँ उनके अंडर बिल्डिंग कंट्रोल है, वहाँ उनके अंडर जो है ना फायर ब्रिगेड है, वहाँ दूसरे तीसरे अदारे हैं। तो यकीनन हम तो पहले ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मगर साथ साथ जो हमारे दोस्त एमकेएम वाले या जमात इस्लामी वाले जिस तरह हम पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और अभी शाम से या दोपहर से जितनी भी शो मैंने की है उस हवाले से एमकेएम वाले कहते हैं कि ये गलत प्लान हुआ। ये 1998 में ये मंजूरी हुई 500 का दुकानों का और बनाया नहीं 1200, और एमकेएम का दौर था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, एमकेएम का दौर था और कंप्लीशन भी इनके दौर में हुआ है। तो कम से कम वो ऑन कर लेते कि भाई ये चीज, हाँ ये आप जरूर कहेंगे कि कंप्लीशन हुआ है या दुकानें नाजायज बनी है या एमकेएम के दौर में हुआ है, मगर उसके बाद उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी। मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ, जिम्मेदारी है बिल्कुल। और साथ साथ मैं थोड़ा सा ये भी अर्ज करूँ कि जो कहते हैं पानी नहीं है, पानी की कोई कमी नहीं है, उसकी वजह है तकरीबन 20-22 जो फायर फाइटर या वो जो गाड़ियां हैं वो जा रही थी। यकीनन पानी खत्म होता है तो फिर पानी जो है ना वो जो सफूरा में या नीपा से वहां से लाना पड़ता है। और उस हवाले से आपको पता है कि एम ए जिन्ना रोड या इससे मुताल्लिका जो रोड जो प्रोजेक्ट है वो पिछले कम से कम 5 साल से जो ना वो ज़ेर इल्ता हुआ है। आपको याद होगा पिछले 1-2 महीने पहले मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान थे और मेयर कराची के आपस में ये डायलॉग बाजी भी चल रही थी कि बाबा आप 7 साल से या 5 साल से आपने भी खालिद साहब कंप्लीट कब करेंगे? आपने इस मौके पर भी दूसरों पर ब्लेम डाल दिया, लेकिन फौजी साहब ये आपकी नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा दोबारा सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो मैंने हर तरफ से जिम्मेदारी कबूल की, मगर मैं चूंकि मुखालफीन हमारे वो ये कहता है कि ये सब कुछ इनके लिए आए दिन ये एमकेएम वाले डायलॉग बाजी करता है 17 साल से। अच्छा ठीक है सर। अरे बाबा 17 साल में, शुरू के 10 साल में तो आपके पास वजारत दाखिला, तालीम, सियासत, इंडस्ट्री आपके पास, उससे पहले 30 साल आप मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे, 7 साल जहां वो सूबाई हुकूमत के साथ थे, वफाकी हुकूमत आप इत्यादि आपके वजीर बैठे हुए, तो कुछ तो जिम्मेदारी आप भी ले लें या सारा गंद हम पर डालना है। अच्छा चले ठीक है, लेकिन बहरहाल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इस वक्त हुकूमत सिंध के मातहत है और वहां पे इल्जाम, अभी ये पहला वाकया नहीं है, लियारी के अंदर बिल्डिंग गिरी थी, इल्जाम लगाए गए कि किसने एनओसी दिया, कौन तजावुजात को इजाजत देता है, बहरहाल सारी बातें हैं। लेकिन ये सवाल आपसे करूंगा मैं फौजी साहब, इन्होंने कह दिया कि आपकी पार्टी की तरफ से जो है बयानबाजियां आ रही है ज्यादातर और आप ही एक तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि 1918 ये तो एक फैक्चुअल बात तो है कि 1918 के अंदर आप लोगों ने ही इसको सारी अप्रूवल दी थी। 1998 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का, और मंदो खलील साहब की मैं भाई हैं मेरे, इनको मैं बड़े गौर से सुन रही थी। देखिए बात यह है कि कराची वो बदनसीब शहर है कि जिसको अपने आप को मनवाने के लिए जानों का नजराना पेश करना पड़ता है। यहाँ कोई भी फैसला करवाने के लिए हुकूमत वक्त से हम अपने जो प्यारे हैं उनके लाशें उठाते हैं, और जो आज जो ये वाकया पेश आया है, गुल प्लाजा जो है वो कोई छोटी सी कोई कच्ची झोंपड़ी नहीं थी जिसको हम इस तरह से ये बात कर रहे हैं। और ये पीपल्स पार्टी, मैं इस पे यहाँ कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि ये जो बिल्डिंग थी ये मसरूफ तरीन कराची की तजारती हब था और इसमें सैकड़ों के तादाद में दुकानें मौजूद थी। वो इलीगल बनी, लीगल बनी, उसकी एक ये अलग से कहानी है कि जो है एसपीसीए ने किस तरह से इजाजत दी। जब कैपेसिटी 500 दुकानों की थी तो ज्यादा कैसे हुई, ये एक अलग बात है। लाखों करोड़ों का ये रोजाना ये बिजनेस आपको प्रोवाइड कर रहा था। आप एक अजीब सी बात कर रहे हैं, इससे ये उज्र पेश कर रहे हैं कि एम ए जिन्ना रोड चूंकि मसरूफ तरीन रोड था तो वहां एक बिल्डिंग को आग लग गई तो वो गाड़ियां नहीं आ सकती। हमने ये इस चीज को हमें पहले ही पता था, और एमकेएम जो है वो हर डिपार्टमेंट पे बहुत ऑब्जर्वेशन वो रखे हुए हैं, और उन्होंने ये बात पहले से ये बात कही थी कि ये जो डिजास्टर अगर कुछ होता है तो कोई ये डिपार्टमेंट, अब वो गाड़ियां जो मैं आता हूं आपकी तरफ 45 मिनट भाई 45 मिनट्स के बाद वो गाड़ियां आई हैं। एक बात ये तो ऑन ग्राउंड लोग कंफर्म कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड लोग कंफर्म कर रहे हैं आई हैं।
جو गाड़ियां आई हैं उनके पास पानी नहीं है, they were ठीक है। not well equipped, जो फायर फाइटर्स थे स्नॉर्कल्स नहीं है, स्नॉर्कल्स नहीं है। ठीक है फौजी साहब, हमें जो आगे चलना है, बात कर रहे हैं। मैं आता हूं आपकी तरफ। हमें स्टूडियो में हमारे साथ जमीर प्राचर साहब होती। जमीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ताज़ियत, जाहिर बात है बहुत बड़ा नुकसान है, एस्टिमेशंस ये है कि अरबों में है, लेकिन आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आप कहते इससे ज्यादा है। लेकिन आज वज़ीर आला सिंध ने तो कह दिया कि हम कॉम्पनसेट करेंगे, गुल प्लाजा को तामीर करेंगे। एक सवाल आपसे और बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि वो जो 900, 800, 900 की गुंजाइश थी दुकानों की, वो 1200 तक क्यों गई? अगर कोई उसके अंदर सेफ एग्जिट्स नहीं थे, ये सारे मामला नहीं थे, आप ये समझते हैं कि ये सारी चीजें जो है एक तरह से हुकूमत या जो सोशल मीडिया में जो बयानियां बनाया जा रहा है इस सारे वाक़े को दबाने के लिए कि दुकानें ज्यादा थी इसलिए आग जल गई, या कुछ और बात है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि जो ये कोई एक बिल्डिंग की बात नहीं है, ये आप अपने बिल्डर माफिया के साथ मिल के SBCA की कारकर्दगी आप हर जगह चेक कर लें। अगर हम अपनी दुकान में थोड़े से टुकड़े में भी मरम्मत करते हैं तो SBCA का अमला आ जाता है, आपने इसका कोई इजाज़त ली? तो जहां अगर एग्जिट पे या कहीं भी दुकानें बन रही हैं स्पेस में, तो क्या SBCA का अमला बेखबर बैठा हुआ है या रिश्वत लेके खामोश हो जाता है? तो ये भी मामला देखना तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में अगर ये ऐसी मुजरमाना कार्रवाइयां हो रही हैं बिल्डर माफिया के साथ मिलके, तो ये जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की आयद होती है, जिसके मातहत हम नहीं, वो तो सिंध गवर्नमेंट का मसला है ना, लेकिन आपके ताजिर बिरादरी के अंदर ऐसे लोग हैं क्या? हमारी ताजिर बिरादरी में देखिए, मैंने आपसे अर्ज की ना कि जो बिल्डर माफिया है, बिल्डर तो हमें तो दुकानें तामीर करके मिलती हैं, हम उसमें कारोबार करना शुरू हो जाते हैं अपना। तो ये चीजें सब चेक करना ये हुकूमत का काम है। अभी फिलहाल तो मसला ये है कि कंपनसेट भी कर दिया जाएगा, कंपनसेशन का वादा कर लिया गया, उनको जो मरूमीन है उनको भी देने कंपनसेट किया जाए, लेकिन जो जाने जाया हुई हैं, जो 70 के करीब लोग अभी भी 40-45 लोगों की इत्तला है कि वो मलबे के अंदर दबे हुए हैं, अभी उनकी लिस्टें आ चुकी हैं, नामों की लिस्टें आई हुई हैं, मिसिंग पर्सन में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेयर साहब बैठ के कह रहे हैं कि एक दिन बाद आके 22 घंटे 23 घंटे बाद आकर मेयर साहब कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद था। क्यों थे आप इस्लामाबाद? अगर मेरे घर में कोई हादसा हो जाता है, मैं सारे काम छोड़ के 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में अपने घर पहुंचूंगा। इस्लामाबाद से मुझे भी अगर इत्तला मिले, वो क्यों नहीं आए? वो इस शहर के बाप बने हुए, वो मेयर थे, तो औलाद क्या करेगी जब आप बाप वहां से गायब हो जाए और वहां कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी उठाया गया ना जमीर साहब के, कुछ मेंटेनेंस के मद में जो पैसे लिए जाते थे ना, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इंटरनली आपके जो लोग वहां के जो मैनेजमेंट है उनकी नहीं बनती है ये सारी? देखिए उनकी जो जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारियां भी ऐसा नहीं है पूरा कर रहे थे। जो हमारे पास उसके सिलेंडर थे आग बुझाने वाले, वो 122 के करीब वहां मौजूद थे, लेकिन आग उस वक्त लगी है, मैं आपको बताऊं, जब दुकानें बंद करने का टाइम हो जाता है 10 बजे जो है वो दुकानें बंद, गेट बंद हो जाते हैं उसके मार्केट के, 10:15 बजे आग लगी है, चंद दुकानें खुली हुई थी, उसमें आग कैसे इतने जल्दी फैली कि मेरी तो आज अब हम समझने से कासिर हैं कि एक दुकान पे आग लगती है, बराबर में दूसरी पे जाती है, फिर तीसरी पे जाती है, 1 से 150 तक कैसे पहुंच गई? ऊपर तक गई है, ऊपर 3rd फ्लोर तक गई है, ऊपर 3rd फ्लोर तक चली गई, 2nd फ्लोर तक चली गई, 1st फ्लोर तक लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। यहां तक यानी शाहिदीन हमें बताते हैं, दुकानदार हमारे, कि एक दुकान में धुआं हमने महसूस किया है, दुकान बंद करने के लिए शटर खींचा है, चप्पल पहनने तक की नौबत नहीं आई कि सामने वाली दुकान भी उनकी थी, उसका शटर खींच दें, बस वहां से ये हुआ कि आग अंदर तक आ गई है, भागो। बहरहाल इस मामले पे आज चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने कहा है कि इस पे कमीशन पे अगर बैठाना पड़े बैठाएंगे, उसकी बाकायदा तहकीकात होंगी। अब तक की इत्तला ये है कि तकरीबकारी के कुछ सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है कोई अगर तकरीबकारी का भी पहलू होगा तो जो सजाएं होंगी। अलबत्ता इसके अंदर अगर तकरीबकारी का पहलू नहीं निकलता तो वो जो कमीशन बनाया जाएगा जो इन्वेस्टिगेट करेगा वो किसी के हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये आज बाकायदा तय पा लिया गया है और कहा गया कि आईके के हवाले से रिकमेंडेशंस दी जाएंगी। रिकमेंडेशंस कौन सी रिकमेंडेशंस की बात करते हैं आप? सिंध हाई कोर्ट ने 2020 में फैसला दिया था इसी फायर ब्रिगेड के हवाले से कि आप इंश्योर करवाएंगे कि फायर ब्रिगेड के मामलात पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, खासतौर पर फायर जिनके अंदर आग को बुझाने के तरीकेकार नहीं है, वहां जाके सेफ्टी मैकेनिज्म को चेक किया जाएगा, प्रॉपर प्रोसेस बनाया जाएगा, सेफ्टी चेक्स बनाए जाएंगे। आज 5
سال ہو گئے ابھی تک کوئی اس کے اندر کارروائی نہیں ہوئی ہے. البتہ ابھی اسے ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن ڈال دی گئی ہے کہ جو بھی اس کے رسپانسبلس ہیں ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ ہو. 2020 کا ورڈکٹ موجود ہے کہ جو اولڈ بلڈنگس ہیں کہ جہاں پہ آگ بجھانے کے حوالے سے کوئی طریقہ کار پہ کام ہی نہیں ہو رہا. جی مجھے یہ بتائیے گا آپ مدوکر صاحب, الزام تو یہ لگ رہا ہے کہ پانی جو ہے بہت دیر میں پہنچا, بھی چھوڑ دیجئے انیفیشینٹ کون سا تھا کیا مسئلہ تھا, لیکن فائر بریگیڈ کی گاڑیاں, الزام یہ لگ رہا ہے, کچھ ہمارے رپورٹر سے ہماری بات ہوئی ہے, وہ 20 منٹ میں نہیں پہنچے, وہ دیر سے پہنچے. جی غلام صاحب. جی مدوکر صاحب. جہاں تک خود یونین والے بتا رہے کہ ہم نے 10:15 بجے جو نا وہ اطلاع کر دی ہے, یا 10:25 پہ کیا, تو 10:40 پہ گاڑیاں پہنچی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ 15-20 منٹ جو لگے ہیں یہ بھی زیادہ لگے, نہیں لگنا چاہیے, کیونکہ روڈ آپ کو پتا ہے کہ وہ روڈ بن رہا ہے, تو اس وجہ سے سر مدوکر صاحب آپ کے پاس یہ, میں معذرت اس میں بات صاحب, یہ آپ کے پاس غلط اطلاع ہے. 10-15-20 منٹ میں کوئی گاڑی نہیں پہنچی ہے. وہاں ہم انتظار کرتے رہے ہیں, وہاں پونے گھنٹے تک اس کا انتظار کرتے رہے, فائر فائٹر آ جائیں, کوئی فائر ٹینڈن آ جائیں, اس کے لیے لوگ چیختے رہے ہیں. اچھا مدوکر صاحب, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میئر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کو ایک ہوش کیوں لگا؟ گورنر صاحب تو پہنچ گئے تھے اسی رات کو. دیکھو گورنر تو خواہ چوراپن دکھا رہا ہے, ان کا کیا کام تھا وہاں پہنچنا, اس کے پاس کیا اختیار تھی جو وہاں پہ جا کے سیاست کر رہا تھا. یہ چھوڑو نا یہ باتیں, سیاسی باتیں, ان کا کام کیا تھا, اس کو مانتا کون ہے؟ تھوڑا سا الفاظ کا چناؤ بہتر رکھیں پلیز. الفاظ کا چناؤ جو ہے نا یہ بہت ہی نامناسب ہے. یہ مجھے بولنے دینا تحسین صاحب, یہ اپنی باری پہ بولا کرے جو بھی ہے. لیکن میرا شاید اطلاع یہ ہے کہ چینل نے خبر چلائی ہے, میں اس کی تصدیق نہیں کر پایا, وہ کہتے ہیں اسلام آباد میں وہ موجود تھے, تو وہ ان کو 1 دن لگا پہنچنے میں. بہرحال وہ پہنچے, انہوں نے کہا میرا گریبان حاضر ہے. انہوں نے جیسے معافی مانگی تھی ابراہیم والے بچے کے کیس کے اندر کہ میں ذمہ دار ہوں, آج یہاں پہ بھی قبولیت کر لی, لیکن اب قبولیت سے آگے کے معاملات ہیں. لیکن یہ سوال تو بالکل بچا ہے فوزیہ امیر صاحبہ کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے بھی سن لے پورا. جی اچھا, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. جی آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے. مجھے بولنے تو دے. ہاں اوکے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے کاروباری بھائی بول رہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچا, اب اس کی بات پہ میں کیوں یقین کروں گا؟ مجھے جو میڈیا اور آپ سب کی طرف سے جو باتیں آئی ہیں اس کو میں مانوں گا. دوسری بات یہ کہ آپ یہ ساری چیزیں, مطلب گویا کا مطلب یہ ہے آپ کا کہ میں چوری کروں, بس آپ کا کام ہے پکڑنا, آپ نے نہیں پکڑا لہٰذا میری چوری حلال ہے. 500 دکانوں کے بجائے 1200 دکانیں بنی, MQM کا دور تھا, MQM کے دور میں مکمل ہوا, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے ایک بات بتا دے آپ, 1200 دکانیں تھی, فی دکان جو ہے نا وہ 8000 روپے ماہوار یونین لے رہی تھی. یہ ٹوٹل بنتے 96 لاکھ. 96 لاکھ میں یونین کا کام کیا ہے؟ بیسمنٹ ختم کر کے, فرسٹ میزنائن ختم کر کے دکانیں بنائی, چھت پہ گاڑیاں کھڑی کر دی, چڑھو اس کو بھی آگے کر لیتے ہیں. 96 لاکھ میں آپ کا کام کیا ہے کہ جنریٹر, بجلی, پانی, اور سب سے جو ضروری ہے انسانی جان کو بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا تھا؟ اگر ایک دکان پہ آگ لگی ہے, چھوٹی سی دکان میں, اگر آپ کے پاس یہ سارے لوازمات ہوتے تو وہ آگ پہ آپ کے دکاندار بھی وہ کر سکتے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 96 لاکھ روپے جو مہینے ماہوار یونین لے رہے تھے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا کیا عبدالغفار صاحب, وہی دوسرا موضوع ہے, لیکن آپ اس چیز کو تو مانے نا کہ پانی نہیں تھا. اگر آگ بجھانے کا کوئی بندوبست آپ کے پاس, عبدالغفار صاحب وہ ایک الگ موضوع ہے, اس بات کو تو مانے پانی نہیں تھا آپ کے پاس. بالکل تھا, کیوں نہیں تھا؟ کون کہتا ہے 24 گھنٹے لگ گئے سر. جھوٹ بولتا ہے. 20-22 گاڑیاں چل رہی تھی, یہ کنال گاڑی خالی ہوتی ہے تو وہ راؤنڈ چلتا ہے. ایک بھی مجھے فوٹیج دکھا دو. نہیں تو پھر یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا نا کہ ایمرجنسی سچویشن میں وہ لوگ تیار نہیں ہوتے, ان کو ان کی پریپریشن ٹریننگ نہیں ہے اس طرح کی, تو کس پر سوال اٹھایا جائے گا؟ پھر میں یہی کروں گا, کیا کہوں گا, آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ ٹریننگ کو بھی چیلنج کرے ہو, آپ کہتے ہیں اگلا آپ کا مہمان کہ میں چوری کروں, مجھے کوئی پکڑنے والا ہو تو میں, بلکہ چوری جائز ہوتا ہے. یہاں ایسی باتیں تو نہ کرے. جو افسوسناک واقعہ, جو ذمہ داری ہماری نہیں تھی وہ بھی ہم نے قبول کی. اب ہم نے جوڈیشل کمیشن کا آفر کیا ہے نا, سارے کٹہرے میں کھڑے کر کے. جی جوڈیشل کمیشن کا آفر کر رہے ہیں, آپ جائیں گے کیا بھائی؟ یا میرے افسر, ٹھیک ہے فراچہ صاحب سے بات کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اوکے ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف, یہ ان کی نگرانی میں ایک کمیشن بنے, وہ ایمانداری سے اس کی وہ تحقیقات کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے. ساری بات ہونی چاہیے, لیکن ہر چیز کے اندر جو ہے نا, ہر وہ رپورٹ سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کہانی ہے. کہ آپ کی جو ہے نا وہ دکانوں کا رکھوالی کر لے,
جب دکانیں آپ بنا رہے تھے, جب یہ ساری چیز کر رہے تھے, اس وقت کوئی یاد نہیں ہے. اس وقت بھی آپ ہی کا کام تھا دیکھنا. وہ تو کہہ رہے آپ کا کام ہے دیکھنا. ایس بی سی کا عملہ آپ کے انڈر میں ہے. ایس بی سی کا عملہ آپ کے اندر میں ہے سر. منتو خیل صاحب, ایس بی سی کا عملہ آپ کے انڈر میں ہے, وہ کسی دوسرے ادارے کے انڈر. اچھا چلے ٹھیک ہے بھیا, یہاں کوئی اپنی غلطی نہیں مانے گا, یہی اس ملک کا دستور ہے. لیکن فوزیہ بھی صاحبہ, 98 میں 2003 میں یاد تو پڑتا ہے مشرف کی بہت قربتیں تھی ایم کیو ایم سے, اور کراچی کے حوالے سے سارے معاملات تھے. اب مجھے یاد تو نہیں پڑتا اس وقت ایس بی سی کے اندر کون سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن آپ کی جماعت پہ تو باقاعدہ الزام لگ رہا ہے, اور اب آپ پہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سیاستیں کر رہے ہیں. سر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا اس سے پہلے, دیکھیں جی فوزی صاحب آئے گے, ان کو کچھ کہنے دیجیے, میں آتا ہوں. دیکھیں میں دیکھیں اس وقت کے حوالے سے آپ لوگوں سے خدا کے واسطے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت کوئی سیاسی میٹر نہ اٹھائیں, اپنے اختلافات کو بھول کر. یہ دیکھیں اب بھی 40-50 کے قریب لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں, اس کام کو کرنے کی بات کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگ جو ہے نا آپس میں سیاسی چلے ٹھیک ہے, وہ تو ہوتی رہے گی, ظاہر ہے سیاست ان کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتے. جی فوزیہ صاحبہ. جی میں میری بات اب ذرا تحمل سے سنیے گا کہ یہ جو مندو خیل صاحب جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور جس قسم کے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں, یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. یہ سندھ ابھی اس وقت جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جس طرح سے بے حسی سے یہ بات کر رہے ہیں, اور بار بار یہ ایم کیو ایم کو جو ہے رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں. بھائی ابھی ایس بی سی اے میں آپ لوگوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آخری کب آپ لوگوں نے یہ جو جتنی بھی عمارتیں ہیں ان کے فائر سیفٹی آڈٹ کب کروائے ہیں؟ آپ نے کتنی عمارتوں کا یہ دیکھا ہے کہ ان میں ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہے کہ نہیں؟ آپ نے کتنی عمارتوں کا یہ دیکھا؟ یہ مجھے گل پلازا کی بتا دیں, 82 کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور آج 2026 ہو گیا ہے. آپ نے اس کی کوئی آڈٹ رپورٹ تیار کی ہے؟ آپ لوگ انسپیکشنز کی بات کرتے ہیں, انسپیکشنز کے نام پہ آپ تماشے کر رہے ہیں. یہاں تمام ڈی سی کمشنرز تمام نے اپنے ٹاؤنس بٹھائے ہوئے ہیں, اور آ کے چھوٹی چھوٹی دکانوں کو وہ روز بند کر کے چلے جاتے ہیں, جس پہ وہ روزانہ اس کے بعد ان کو پیسے مل جاتے ہیں, جیب گرم ہو جاتی ہے, دکانیں کھل جاتی ہیں. بڑی دکان یہ بڑے جو ہمارے بزنس ہب تھے, جو یہ سینٹرز تھے, ان کو تو وہ انسپیکشن کرنے ہی نہیں آ رہے کیونکہ ان کی پہلے مٹھی گرم کر دی جاتی ہے. چلے ٹھیک ہے, گورنمنٹ, میں پیپلز پارٹی کی میں نام نہیں لینا چاہ رہی تھی, لیکن اس وقت جو میئر کراچی نے جو حرکتیں کی ہیں, کوئی ایسا سسٹم آپ بتا دیں سندھ میں, جو کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دیں جو کرپشن فری اور طریقے سے چل رہا ہو. ہر چیز جام ہو کے پڑی ہوئی ہے. آپ نے یہاں کراچی میں رہنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کراچی میں بزنس کریں گے تو آپ کا یہ حال کریں گے. پہلے آپ نے دوسری بلڈنگز جلائی ہیں, اب آج آپ نے گل پلازا جلائی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں یہ جو ٹائم ہے, دس ٹائم از ویری کروشل, یہ جو بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے, ابھی رمضان آنے والا. نہیں, کون سی بلڈنگ چلائی ہے انہوں نے؟ آپ نے بولا بلڈنگ چلائی ہے, کون سی بلڈنگ چلائی ہے انہوں نے؟ آپ میری بات سنیں, آپ ذرا خاموش ہو جائے, اب اپنی باری پہ بات کیجیے گا. آپ کی میں نے بات سن لی ہے, آپ نے گورنر صاحب کے بارے میں بھی بات کی ہے, مطلب آپ کی پسند سے لوگ جائیں گے وہاں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں, میں سوال کر رہا ہوں, آپ کسی اور کا سمجھ نہیں ہے. آپ یہ بات چھوڑ دیجئے پلیز, یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرے. آئی تھنک آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے, کوئی آپ نے جواب پہ بات کر رہا ہے, میں نے سوال کیا آپ سے. آپ جو ہے یہ مجھے بتائیے کہ کتنی بار یہ کہہ چکے کہ جو بلڈنگز جو ہے وہ مخدوش حالت میں ہیں, ان کو دے نوٹسز خالی کروائیں ان کو. جب چلے فوزی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے آگے لے کے چلنا ہے, سولوشنز کی طرف آنا ہے, یہ ساری باتیں آپ لوگ, آپ دونوں سیاسی جماعتیں اپنے لیے کرتے رہیے. منتو خیل صاحب آپ بتائیے, سولوشن دیجئے. ذمہ داری تو پرائمریلی آپ کی جماعت پر آ رہی ہے, اب آپ ہی سندھ کی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں, آگے یہ واقعات نہ ہو, کیا کرنا چاہیے اب؟ دیکھیے, آپ کے سوال سے پہلے, کیونکہ سیاسی ہمارے حریف ہے وہ ہم پر گند اچار رہے, تھوڑا سا میں بھی آئینہ دکھا دوں. ایک تو محترمہ کو نہیں پتا کہ یہ 82 میں بنا ہے, یہ 98 میں بنا ہے آپ کے دور میں, اور 2003 میں مکمل ہوا ہے آپ کے دور میں. کیا آپ نے لیاری میں جو مخدوش عمارت گر گئی ہے اس کے لیے سندھ حکومت نے سروے اور بلڈنگ کرانا شروع کر دیے تو ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی؟ نہیں جی, پہلے ان کو جگہ دو, اس کے بعد خالی کراؤ. کوئی یاد نہیں ہے؟
मैं वो बात नहीं करूं कि बत्ते के चक्कर में आपने बल्दिया फैक्ट्री में 259 लोगों को जिंदा जलाया, और फिर आपके मुखबर खास ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये लोग हमारे हैं, हमाद सिद्दीकी आपका है, वो आज भी दुबई में बैठा हुआ है। ये चीजें बोली जाई है कि आप ये सारे करें कि आप 47 साल से हुकूमत में हो, 7 साल से आप वफाकी हुकूमत हो, 7 से पहले 10 साल पीपल्स पार्टी के साथ हो, वजारत दाखिला, तालीम, सियाहत, इंडस्ट्री सब आपके पास। उससे पहले 30 साल मुख्तलिफ डिक्टेटर्स और जमहूरी हुकूमतों के साथ आप साथ थे। आप मासूम बन रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है। क्या वो आप टारगेट किलिंग, वो लाशें, बुरी बन लाशें, वो सारी चीज आपके दौर में नहीं होती थी? आज आप जो ना मासूमियत की तरह जो ना आप खामखा गन बेचारे, हम तो कहते हैं जो जिम्मेदारी हमारी नहीं थी। ठीक है कादिर साहब, सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो और सियासत पे बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है मैं सॉल्यूशन इनसे ही मालूम कर लेता हूँ राजा साहब से। राजा साहब ठीक है, फौजी साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। आपकी परफॉर्मेंस है क्या? ठीक है, परफॉर्मेंस क्या है, सारे मामला क्या है, राजा साहब आप ही को सॉल्यूशन दे दें कि आप जो है ना आपको अपने लोगों ने वोट दी जो एमक्यूएम। ठीक है कादिर साहब, योर पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, यू डू नॉट वांट टू प्रेजेंट एनी सॉल्यूशन। जी राजा साहब आपको सॉल्यूशन बताइए। देखिए एक तो पिछले 17 सालों से ठीक है फौजी साहब, अब हमारे एक और मेहमान भी हैं जो वाकई अफेक्टेड हुए हैं, उनसे पूछने दीजिए। जी बताइए। देखें अभी हाल फिलहाल इस बिल्डिंग का तो ये है कि भाई फिलफौर इसको जो है दोबारा से तामीर कराया जाए और उन लोगों को कंपनसेट किया जाए जो इससे मुतासिर हुए हैं, और जो लोग शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के साथ भरपूर ताउन किया जाए, जिसके ऐलानात भी हो रहे हैं। तो जो ऐलानात हो रहे हैं उन पर फिलफौर अमल किया जाए और मजीद बिल्डिंगों को इससे बचाने के लिए उसकी तहकीकात। लेकिन ये कहा जाता है कि ओल्ड सिटी एरिया में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं कि जो मखदूश हो चुकी हैं, वहाँ पे फायर, वहाँ पे इवैक्यूएशन सिस्टम नहीं है, एक्सटिंग्विश मतलब वो कोई लगा हुआ भी होता है तो बहुत पुराना होता है, लोगों को ट्रेनिंग नहीं है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि हर चीज़ हम हुकूमत में नहीं डाल सकते। जो ताजिर बरादरी है इसके हवाले से किरदार करें। हमने जब भी जाते हैं वहाँ पे मार्केट्स के अंदर बहुत एक पेचीदा जगहें होती हैं, बहुत कंजस्टेड होती है, उसके लिए कोई हल है? जी देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी SBCA ने सैकड़ों के तौर पे दुकानें, तादाद में दुकानें सील कर दी थी। ठीक है। जो ओल्ड सिटी एरिया में बहुत सारी बिल्डिंगें भी सील की हैं, जो इन्होंने मखदूश करार दी थी। जो मखदूश करार दी है वो बिल्डिंगें सही हैं, वो बिल्डिंगों में कारोबार हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि उनके भी आप चेक एंड बैलेंस के साथ। लेकिन ये बताएं कि ये जो दुकानें हैं किराए पे हैं या उनकी अपनी ओनरशिप होती है? किराए पे भी होती हैं, ओनरशिप। अक्सरियत क्या है, ओनरशिप है किराया है? ओनरशिप अक्सरियत है और किराए पे भी होती हैं दुकानें। 40% किराए पे दुकानें हैं, 40% किराए पे दुकानें, 60% ओनर्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है, हर मार्केट में यही हिसाब है। हर मार्केटों में ऐसा ही होता है कि हर कोई कारोबार नहीं करना चाहता, वो अपनी दुकान रेंट पे दे देता है। तो रेंटल भी है और मालिकान भी है। तो मैं समझता हूं कि जब तक एसोसिएशन को साथ मिला के आप बिल्डिंग पे जिस पे भी आपको शक हो, ऐसा लगे कि इसमें इसकी तहकीकात कराएं, इसको चेक एंड बैलेंस कराएं, तो हम साथ मिलके आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और हर उस कदम को उठाने के लिए तैयार हैं जिसमें लोगों की जान सेफ हो, जिसमें माल सेफ हो लोगों के। जी बंदूखिल साहब, वो चलने के लिए तैयार है आपके साथ? देखिए, पहली बात तो ये कि जो इनके मुतालबा है, उनके मुतालबे से पहले वज़ीर आला सिंध जो कि नियमुल बदल नहीं है, किसी जान के 1 करोड़ फी कस का ऐलान किया है और ये गुल प्लाजा दोबारा तामीर होगा। और उसके साथ साथ एक कमेटी ताजरों के साथ मिलकर बनाई जो कि जो नुकसानात हुआ है उन नुकसानात के अजाला करेंगे। ये सारी चीज, और साथ साथ ये भी है जो जुडिशल कमीशन की ऑफर की है, ताकि कोई भी इसका जिम्मेदार हो, चाहे ऑफिसर हो, मेयर हो, वज़ीर-ए-आला हो, कोई भी हो, उनको कटहरे में खड़े कर दे। बाकी जो आपको मैंने लियारी का हवाला दिए, जो मखदूश इमारतें हैं, मखदूश इमारतें को जब सर्वे हुआ, बिल्डिंग के ऊपर निशानात लगाए गए, तो इनकम खड़ी हो गई, जमा इस्लामी खड़ी हो गई कि ना पहले लोगों को जगह दो। अब आप मुझे बता दो, इतनी सारी इमारतें, अभी पहले जगह दो, फिर उसके बाद पता नहीं कितने साल और लगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ताजर बरादरी के साथ पीपल्स पार्टी की हुकूमत खड़ी है। हम इनके सारे जो मसाइल है उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी मशावरत से इंशाल्लाह करेंगे। जी, आपके फौजी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो जो बिल्डिंग्स मखदूश हो गई हैं सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी की तरफ से, उनको गिराने का हुक्म है, एमके वाले उस पर सियासत करना शुरू कर देते हैं और बिल्डिंग को गिरने नहीं देते। वो बस ये इनको पता नहीं कहाँ से ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही हैं और इनको अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो हालात हुए हैं इसमें मैं ये समझती हूँ कि स्कूल प्लाजा के अंदर जो जिम्मेदारान हैं उन तमाम पे मैं ये समझती हूँ कि फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए,
तमाम जितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं इस वक्त फॉर सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका फायर सेफ्टी ऑडिट करे, जहां जहां नहीं है तो उनको ये नोटिस दें। फायर ब्रिगेड की जो डिपार्टमेंट है उसको इक्विप होने की ज़रूरत है, वहाँ उनको तरबियत की ज़रूरत है, उस चीज़ को देखा जाए कि दोबारा कोई ऐसा वाक़या पेश ना आए। मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त कराची को बयानात की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार प्रॉपर कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने की ज़रूरत है। हमें मिल के काम करना पड़ेगा, हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी भी पार्टी से हो, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग ईच अदर हमें मिल के काम करना है कि हमने चीज़ों को बेहतर कैसे बनाना है। अभी भी इस वक्त सदर में बहुत सी ऐसे बिजनेस जो ऑफिसेज हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं जो कि मखदूश हालत में है, उसका फिल फॉर ऑडिट किया जाए। अगर वो चीज नहीं थी तो उनको खत्म कर दिया जाए, उनको जो है कोई दूसरी जगह पे मैं समझती हूँ कि शिफ्ट किया जाए। और गुल प्लाजा के जितने भी इफेक्टिव्स हैं वो गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि हम उनका जो है अजाला करेंगे, लेकिन चले ठीक है, अच्छी बात है, अजाला करेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया, लेकिन मुझे बस डिस्कशन को वाइंड अप करना है। बताता चलूं कि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि 16 दिसंबर 2025 को करारदाद सिंध असेंबली से पास हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इस वक्त मौजूदा जो है 20 फायर स्टेशन हैं, 36 फायर टेंडर्स हैं और 4 स्नॉकल्स हैं और 700 का स्टाफ है जो फायर ब्रिगेड के पास है। तकाजा किया गया है कि 2 करोड़ की आबादी के लिए बहुत कम है, लिहाजा फायर स्टेशन की 200 तक उसको बढ़ाना चाहिए और 34,000 स्टाफ उसके लिए चाहिए। बहरहाल कादर मुदख्खिल साहब, ये 16 दिसंबर को सिंध असेंबली से करारदाद मंजूर हुई है। आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा, आप इसको कुछ और रंग मत दे दीजिएगा, लेकिन सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाले सदर के अंदर अपनी सिंध हुकूमत की बहुत सी तारीफें गिनवाई, हो सकता है सही तारीफें भी हो, लेकिन उन्होंने हेल्थ का ये बताया कि हेल्थ में हॉस्पिटल्स में सिंध किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कुछ बेशक अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन साथ साथ वो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात कर लेते, कितना अच्छा हो जाता फिर। देखिए, आप इस चीज को तो अप्रिशिएट करती है, मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बातें की है। शुरू में अगर इस तरह बातें करते हैं तो मेरे जवाब नहीं सुनती है, तो बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल मिलके, और सब का कराची है और कराची मिनी पाकिस्तान है और उसके लिए मिलजुल के हम यही कहते हैं कि जो हमारी मुखालिफ पार्टियां हैं वो हमें तजावीज़ दे, तनकीद जरूर करें, मगर तनकीद बराए इस्लाह हो। और साथ साथ जो आपने बिलावल साहब की बात की, यकीनन मैं तो चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे का आप मुझे बता दो जो यहाँ अस्पतालों का एक जाल बिछा है। 11 जो है ना वो दिल के अमराज के अस्पताल है, खुद मेरे हल्के में ये अस्पताल बना हुआ है जहाँ लोगों की खिदमत करे। उसके अलावा अगर आप गंबट में देख ले कि आपको एशिया का बेहतरीन हॉस्पिटल मिलेगा जहाँ 1.5 से 2 करोड़ का लीवर ट्रांसप्लांट जो है ना वो फ्री किया जाता है। या अगर कराची में बेनजीर ट्रामा सेंटर देख लें वहाँ के सामने, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मजीद चीज़ों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ दूध के नहरे भरी है, लेकिन अगर एज टू कंपेयर विद अदर प्रोविंस आप देख लें कि यहाँ लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं, यहाँ लोग तालीम के लिए क्यों आते हैं, यहाँ लोग सेहत इलाज के लिए क्यों आते हैं। इसका मतलब कुछ हो रहा है तो लोग आते हैं, वरना कौन आता है। आप देख रहे पुख्तनख्वा से लोग आते हैं, जनूबी पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, तो क्यों आते हैं? तो उसका मतलब कुछ न कुछ तो कर रहे हैं सिंध हुकूमत। कराची के लिए भी कुछ कर ले भाई, कराची के लिए बिलावल साहब कुछ कर ले। बहुत 40 अरब रुपए इस मरतबा सिर्फ केएमसी खर्च करेगी, बाकी 1108 अरब जो ना बाकी पूरा और सिंध होगा। आपके सामने जो चीजें बन रही है तो ये आपके सामने की बात है। मैं कोई सर क्या बन रही है? बीआरटी प्रोजेक्ट तो नाकाम ही हुआ हुआ है अभी तक। कुछ वो K4 का आप लोगों को बिछाना था, उसमें तक अभी काम तात्तुल का शिकार हो चुका है। K4 का वफाकी हुकूमत ने 50 अरब इस मरतबा देना था, जो वापदा ने मांगा था सिर्फ 3 अरब दिए। 50 दिन की बात की थी ना सर। बनी है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वक्त के पिछले 5 साल से इल्तिवा का शिकार है मेरे भाई। आप ये चीज देख के शहबाज शरीफ यहाँ इलेक्शन के लिए तो आ जाता है, मगर 2% कराची को देने को तैयार नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ा सा छोड़ दीजिए पर हुकूमत छोड़ दीजिए, फिर भी तो बता दे कि आपकी भी जिम्मेदारी है, हुकूमत का सपोर्ट छोड़ दीजिए ना सर। जमात इस्लामी की है, 3 टाउन पीटीआई की है, उनसे भी जरा पूछा करें कि ठीक है पूछते हैं सर, मुझसे पूछते हैं। आज आप मौजूद हैं, आपसे पूछ रहे हैं जी। ठीक है पराचा साहब, बिल्कुल आखिरी 2 मिनट रहते हैं। ये जो हुआ है नुकसान, अल्लाह करे आखिरी नुकसान हो, हमारी तमाम तरह हमदर्दियां। नाज़रीन वाकई हम नहीं चाहते कि इस सारे मौजू को हम सियासत की तरफ जो चला जाता है, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में आवाम के मसाइल के हल हो। और कराची के आवाम बहुत पिस रहे हैं, कभी ट्रैफिक की वजह से, कभी डंपर की वजह से, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और कभी आग लगे तो फिर कोई निकलने का रास्ता नहीं है। फराजा साहब आपकी क्या जिम्मेदारी है ताजिरों की इस सब में? देखिए, जब भी
कराची में या पाकिस्तान में कोई नागानी आफत आई है तो हमेशा ताजिरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और साथ दिया है। आज भी हुकूमत अगर हमारे साथ मिलकर काम करे तो हम हर काम करने के लिए तैयार है हुकूमत के साथ। और देखें अभी कराची के आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है वो आपके सामने है। आधे से ज़्यादा कराची इस वक्त जो है वो पोल्यूशन की वजह से बीमार हुआ है। ये आप देखते हैं गले के इन्फेक्शन और दूसरी चीज़ें जो हुई हैं वो ये जो माहौलियात निज़ाम हुआ है उसकी वजह से हुआ है। किस कदर आलूदगी है, किस कदर अगर बाइक के ऊपर आप निकल जाएं तो आप भूत बने हुए तो घर वापस आएंगे। एक आम आदमी तो बाइक पे निकलता है। ठीक है, बहरहाल सबका शहर है। फौजी साहब आखिरी कमेंट, आपने बहुत एक पॉजिटिव नोट पे अपनी बात पहले वाले सवाल के जवाब में रखी। मैं यही चाहूंगा आखिर भी आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी आपका पॉजिटिव ही हो। जी बताइए क्या हाल है कराची के मसाइल का? बिल्कुल, बस मैं यही कहूँगी आखिर में कि कराची जो है ये इकोनॉमिकल हब है और पाकिस्तान का ये मिनी पाकिस्तान है। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेनी चाहिए, इस पे काम करें। जहाँ जहाँ मामलात ख़राब है, जो डिपार्टमेंट्स जो है जिनको हमें फोकस करना है बिल्कुल फोकस करें। हम एज अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं। जहाँ जहाँ उनकी कोई कोताहियाँ होंगी हम बिल्कुल क्रिटिसाइज करेंगे, हम पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन आखिर में ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, आइए मिलकर काम करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फौजिया अमीर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका जमील प्रातर साहब। आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस सानिहे पर गुफ्तगू के लिए आए। सानिया पर गुफ्तगू कम हुई, सियासत पे गुफ्तगू ज़्यादा हो गई, यही चलता रहेगा। सोल्यूशंस लोग दे भी देते हैं, कॉम्पनसेशंस दे भी देते हैं, लेकिन कराची के आप सोचिए अगर ये रोड बनी, ये तो खुद सिंध हुकूमत की जो तर्जुमान है उनका फरमान है ये कि अगर एम.ए. जिना रोड, अब जो कि कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं वो जो BRT प्रोजेक्ट है वो वफाक के साथ मिलकर बनता है, तात्तुल का शिकार था, ये जो रोडों में खड्डे हैं तो उनकी वजह से बहरहाल सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम सोचें, लार्जर पिक्चर में सोचें, इसको बड़ा बनाएं, अगर ये छोटे छोटे मसाइल हल होते तो आग को हो सकता है वक्त पे गाड़ी पहुंचती, आग बुझ सकती थी, बहुत सी जानें बच सकती थी। लेकिन ये सब बातें जो है ये सिर्फ कहने की हद तक है। और जितने भी कराची में सानियात होते हैं, एक और जुमला मुझे कहने दीजिए, इससे बहुत से व्लॉगर्स की इकोनॉमी भी क्रिएट हो जाती है। मतलब आप सोचिए गम पर मबनी कंटेंट बनता है और फिर वो वायरल होता है और फिर बहुत से लोगों के लिए जो है चीज़ें यहाँ पे पैदा की जाती हैं और कराची सबको पालता भी है और यहाँ वो लोग भी पल रहे हैं कि जो मनफी तौर पर भी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल हम ये तवक्को करते हैं कि जो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल्स है, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये तखरीबकारी का वाकया था गुल प्लाजा का, लेकिन अगर नहीं भी होता, लेकिन इससे ये साबित हो जाता है कि बद इंतजामी की कोई वाज़ेह गफलत थी और रिश्वत के भी मामला थे, तो ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं दी जाएं कि ऐसे वाकयात फिर से ना हो। तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।